करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में जो उसके माँ बाप, भाई बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं उस लड़की को तलाश कर रहे थे। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस रूप में किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो लड़की है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। उसकी आंखें फौड़ दी गई थीं। हाथ पैर उसके तोड़ दिए गए थे। शरीर पर लगभग उसके 30 से ज्यादा निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोगों का रेला वहां मौके पर पहुंचता है। लोगों ने जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उसकी सगी बहन बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गांव की 2 महिलाएं होती हैं। वो भी उस दृश्य को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पोती तक निकाल जाती है। मामला भी पहुंच जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के सांसद होते हैं, जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वो भी मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अब यह मामला न केवल उस जिले तक सीमित था, बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर फिर चर्चा शुरू नहीं करता है। दरअसल इस घटना के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या हुआ और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया था। दरअसल इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड को कि इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहां की ये सच्ची घटना है। दरअसल बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2025 की। रात लगभग 10 बजे के आसपास का व्याख्या रहा होगा। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वो अपने परिवार वालों से यह कहकर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूं। दरअसल इससे पहले भी वो अकेली जाती रही है, तो इसलिए घर वालों के लिए परिवार वालों की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो जाती थी और चुपचाप अपने वापस भी चले जाते थे। लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और वो सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो दिन निकल आता है और अपनी बेटी को पूछते हैं कि वो आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है वो थोड़ी मानसिक मंदित होती है, यानी कि जो उसके दिमाग का विकास है वो औसत रूप से उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि वो घर का सारा काम धाम करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से अब उसके परिवार के लोग हों या आसपास के लोग हों, सभी उसको बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसके साथ बड़े अदब और एहतराम से उसके साथ पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि बेटियां तो आई नहीं हैं, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थीं, और उस वजह से जब घर पर लौटी नहीं है तो घर वाले जब आसपास के लोगों से पूछते हैं तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम भी उसे ढूंढते हैं। अब घर के परिवार के आसपास के लोग सभी मिलकर उस बेटी को ढूंढना तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मिलती है। तभी गांव के ही कुछ लोग मशवरा करते हैं। कहते हैं कि हम इस सूचना को जाकर कोतवाली देना चाहिए, पुलिस के पास तक की सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफी वक्त का समय बीत गया है। इसलिए हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोग, कुछ लोग इकट्ठा होकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा बात क्या बताते हैं कि रात इस तरह से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वो धार्मिक कार्यक्रम चली जाती है, लेकिन लौटकर वापस नहीं आती। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और इस मामले में जांच करिए। हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। पुलिस का जो अक्सर होता है, किसी भी मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल वैसे ही लिया, शिथिलता के साथ, जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है।
पुलिस ने कहा कि एक रटर हटाया जवाब की यहाँ वहां तलाश कर लो, वो मिल जाएगी। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिरकार पुलिस ने, परिवार वालों ने जब लगातार दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, तो पुलिस ने लगभग 36 घंटे के बाद इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। आखिरकार पुलिस परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, गांव के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात वह घर से निकालती है। 31 जनवरी को पूरा दिन वो गायब है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। अब जैसे ही अगले दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है, तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव में एक स्कूल है। स्कूल के बाहर एक शौचालय है। शौचालय के बाहर लोगों की नजर पड़ी रहती है। वहां पर कुछ कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ों को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया। परिवार के लोगों ने कहा, ये कपड़े तो उस लड़की के ही है। यानी कि वो कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं। अब लोगों ने उन कपड़ीछों को देखने के बाद जहां जहां से वो खून के छींटे थे, पता चलता है कि उस शौचालय से लेकर पास में ही गेहूं का खेत होता है। वहां तक वो खून के धब्बे थे, छींटे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहां है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, यह देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं आसपास हो गए। उन्होंने चप्पे चप्पे को लोगों ने छान मारा। यहां से गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे के नाले के किनारे झादियां होती हैं और झादियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की मिल जाती है। ये लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें किसी ने नोच ली थीं, निकाल ली थीं। साथ ही जो उसके हाथ और पैर होते हैं उनको तोड़ दिया था। प्राइवेट पार्ट्स हों या फिर जो निजी अंग होते हैं, वहां से बड़ी मात्रा में ब्लड बैठ चुका था, जिसकी वजह से यह भी दावा किया जा रहा था कि उसका ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, एक महिला बताती है एक पत्रकार को कि उस लड़की को मैंने जब करीब से देखा तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते क्या, जैसे उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई थी कि उसकी पोती तक निकल जाती है। अब ये दृश्य देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती है वो 4 बहनें होती हैं। तीसरे नंबर की ये लार्ज की होती है, उसकी एक बहन होती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जमीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गांव के 2 और महिलाएं होती हैं। वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो वाकई ये घटना थी। जो दृश्य था वो इतना हृदय विदारक था कि इसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू निकल आएंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के भी रोंगटे खड़ीडे हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस में आती है। पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहीं पास में ही एक विधानसभा होती है। बताया जाता है कि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अवधेश प्रसाद, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ। तो परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं, उसके हाथ पैर तोड़ दी गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई हैं। निजी अंगों से ब्लड बह रहा था। उसकी पोती निकल जाती है। 30 से ज्यादा चोटों के निशान होते हैं। जैसे ही अवधेश प्रसाद सांसद ने ये बातें सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं
कहने लगते हैं कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं क्या जवाब दूंगा? इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं संसद में जाऊंगा और इस बात का मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक भी बात पहुंच जाती है। बहुत संसद में होते हैं और संसद में बैठकर ये एक बेटी के लिए अपील कर रहे थे। कहते हैं कि मैं मोदी से पूछूंगा जरूर कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बात कहते हो तो, लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कह रहे हो? अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या इस क्षेत्रीय सांसद हो, सभी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहां पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मानसिक मंदित, यानी कि औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था। उस बेचारी, उस लड़की के साथ आखिरकार किसने इस तरह की घिनौना कृत्य किया है? पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित की। गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, साथ ही पुलिस को मुखबिर की सूचना पर, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जो पुलिस ने जुटाए थे, उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गांव के हुए 3 लोग होते हैं। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले किसी ने यह सूचना दी कि ये रात में शराब पी रहे थे, नशे में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हां, इस घटना को इन्होंने ही कारित किया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट न मीडिया वालों को बताई जाती है। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं। अधिकारियों से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। जो लोगों ने देखा है, जो 30 से ज्यादा चोटें आई हैं, जो उसकी पसलियां टूटने की बात चल रही है, जो उसकी आंखें फूटने की बात चल रही है, जो उसके हाथ और पैर टूटने की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं? पुलिस भी कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरपीओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है इस घटनाक्रम में उनकी ही संलिप्तता है। लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, उस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पुलिस वालों ने बातचीत नहीं की। हालांकि इतना जरूर कहा था कि जो इसमें मेन आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता रहता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले एक घटना हुई थी।